देखिए, मणिपुर में जो कुछ हुआ वो काफ़ी दुखद है और हम निंदा करते हैं। और वहाँ की प्रदेश की सरकार से और केंद्र सरकार से भी हम चाहते हैं कि इसमें हस्तक्षेप हो और वहाँ के लोगों को न्याय मिले। हमारा स्टैंड इसमें साफ साफ है। और जहाँ आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, देखिए योगी जी क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं उनका निजी मामला है या उनके पार्टी का मामला है। अभी तो ज्ञान वापी वाला मामला कोर्ट में चल रहा है और मैं चाहता हूं कि न्यायालय आने वाले दिनों में जो निर्णय ले सबको मानना चाहिए। हम न्यायालय के फैसले के पक्ष में हैं। एलजेडी के नेताओं को सम्मान मिल रहा है। नीतीश जी से पूछे ना कि उनको कितना सम्मान मिल रहा है जहाँ गए हैं। वहाँ अभी ये इतने ही दिनों में असहज महसूस कर रहे हैं। आप कब वहाँ से हट जाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये बिहार के लोग आम तौर से ही कयास लगा रहे हैं। और पब्लिक में चले जाइए, थोड़ा नीतीश जी के बारे में छोड़ दीजिए। उनका जो अपना खुद का सोशल बेस है उस सोशल बेस में जाइए स्वतंत्र रूप से और पूछिए कि उनका खुद का सोशल बेस आज एनडीए के साथ खड़ा है, उनके साथ नहीं खड़ा है। बल्कि वहाँ जा करके अपना सोशल बेस तो गंवाए ही और साथ ही साथ उन्होंने तेजस्वी को भी नुकसान पहुँचा दिया है। बिल्कुल, ये रमेश सिंह कुशवाहा हैं जो कि आरएलजेडी के सांप्रदायिकता के सवाल पे कहीं ना कहीं समझौता करती है, अपने स्टैंड को क्लियर नहीं करती है। आप इस सवाल को थोड़ा माननीय नीतीश कुमार जी से पूछिए। 26 बरस रहे भाजपा के साथ, तो आज वो सेकुलर हो गए और हम लोग कम्युनलिज्म के पक्ष में खड़ा हो गए। अरे नीतीश जी, डिवाइन कॉलेज ऑफ फार्मेसी जीरादेई सिवान बेस्ट फैकल्टी, आधुनिक लैब, लाइब्रेरी, बेस्ट क्लासेज तथा हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध। डी फॉर्म बी फॉर्म के नामांकन के लिए आज ही संपर्क कर। 13 अगस्त को आरएलजेडी का एक बड़ा कार्यक्रम हो रहा है सिवान के टाउन हॉल में। इसको लेकर के अगर देखा जाए तो सिवान के साथ साथ पटना की भी टीम इसमें लगी हुई है। एक बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। इस कार्यक्रम का क्या मतलब होगा, क्यों किया जा रहा है, किसके तहत किया जा रहा है और क्या इसका मुद्दा होगा, इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के आज हम जो प्रदेश जो अध्यक्ष हैं रमेश सिंह कुशवाहा जी, चूँकि पूर्व जीरादेई के विधायक भी रह चुके हैं, हम इनसे उस मामले को भी समझने की कोशिश करेंगे और जो देश में आजकल जो एक मामला चल रहा है उस पर भी हम कुछ रोशनी इनसे डालने की कोशिश। 13 तारीख का जो आप लोगों का कार्यक्रम हो रहा है सिवान के टाउन हॉल में, हम उसके बारे में कुछ समझना चाहते हैं कि वो कार्यक्रम चुनाव से पहले हो रहा है तो क्या कुछ राजनीतिक मामला है या कुछ और है? देखिए, हम लोगों की पार्टी की ओर से एक डिसीजन लिया गया प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में कि बिहार में जो 38 ज़िले हैं वहाँ पार्टी का जिला कार्यकर्ता सम्मेलन किया जाए। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं पार्टी कुछ ही दिन पहले पार्टी का निर्माण हुआ है। तो पार्टी बनने के बाद हम लोगों ने शिविर किया और शिविर में ही हम लोगों ने एक प्रस्ताव लिया था कि पूरे बिहार में हम लोग 40 लाख सदस्य भर्ती करेंगे और हर ज़िले में कार्यकर्ता सम्मेलन करेंगे। तो इसकी शुरुआत मुजफ्फरपुर से हुई। लगभग मैं समझता हूँ कभी तक 15 ज़िले से ऊपर जिला सम्मेलन हो गया है। और सारण प्रमंडल में 12 से शुरुआत है, 12 को गोपालगंज है, 13 को सिवान है और 14 को छपरा जिला में एक कार्यकर्ता सम्मेलन होने वाला है। अभी जो एक एनडीए का जो बैठक हुआ, हमको लग रहा है कि जब एनडीए इससे पहले भी आप लोग उसका पार्ट थे और अभी जब नया आप लोगों ने उसका पार्ट बना है तो एक बड़ा अलग माहौल देखने को मिला है। पहली बार ऐसा लग रहा है कि एनडीए की बैठक हुई है और देश के प्रधानमंत्री ने आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उपेंद्र जी, जिनका बहुत ही गर्मजोशी के साथ उन्होंने स्वागत किया है। इस स्वागत को क्या समझ रहे हैं आप लोग? क्या पार्टी में आप लोग अब हमेशा के लिए बने रहेंगे कि सिर्फ मुद्दों आधारित जो है कि आप लोग उनके साथ रहेंगे? देखिए, हमेशा अस्थाई और अस्थाई की बात नहीं है। हमारी पार्टी एनडीए की पार्ट है, एनडीए में हम लोग शरीक हैं। एनडीए की जो दिल्ली में बैठक हुई थी पिछले दिनों और उसमें हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी गए थे और ये बात ठीक है, उनका गर्मजोशी से स्वागत हुआ। और इस बार एनडीए में और भी कई पार्टियों के लोग शामिल हुए हैं। तो ये तो भाई चुनावी समय है, चुनावी वर्ष है आने वाले दिनों में, तो सब लोग अपना अपना किलेबंदी कर रहे हैं। एक सवाल अब यहीं से उठता है कि चूँकि अब तो आप एनडीए के पार्ट बन गए हैं तो आपसे तो कुछ सवाल किया जा सकता है देश के लेवल पे। इससे पहले आपने कहा था कि हम लोग नीतियों से समझौता नहीं करेंगे, तो क्या रमेश सिंह कुशवाहा हो या उपेंद्र कुशवाहा हो, चूँकि इनकी छवि कही जाती है कि एक सेकुलर टाइप पे और सेकुलरिज्म पे आप लोगों ने बात भी किया है,
लेकिन जो देश का हालात बना हुआ है, मणिपुर की हम बात करें या आपको हरियाणा की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें या फिर हम मध्य प्रदेश की बात करें, सभी जगह जो मामले सामने आ रहे हैं उसमें अगर देखा जाए तो भाजपा की सरकार है। इसको किस नज़र में आप लोग देखते हैं? देखिए, मणिपुर में जो कुछ हुआ वो काफ़ी दुखद है और हम निंदा करते हैं, और वहाँ की प्रदेश की सरकार से और केंद्र सरकार से भी हम चाहते हैं कि इसमें हस्तक्षेप हो और वहाँ के लोगों को न्याय मिले। हमारा स्टैंड इसमें साफ साफ है। और जहाँ आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, जहाँ कहीं भी देखिए हम सांप्रदायिक सद्भाव के पक्ष में हैं। उत्तर प्रदेश यानी कि ज्ञान वापी मस्जिद में बात कर रहा था, और वहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चूंकि एक संवैधानिक पद पे हैं, सभी के मुख्यमंत्री हैं, और उसके बाद भी जो एक बयान उनका आया है त्रिशूल को लेकर के कि मस्जिद में त्रिशूल आया कहाँ से है, और उसके बाद आज मतलब मुस्लिम पक्षकारों को ये बात स्वीकार कर लेना चाहिए कि इतिहास में गलती हुआ है। क्या ये दबाव की राजनीति नहीं हो रही है? और उसके बाद भी आप लोग क्या देखते हैं इसको? देखिए, योगी जी क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं, उनका निजी मामला है या उनके पार्टी का मामला है। अभी तो ज्ञान वापी वाला मामला कोर्ट में चल रहा है, और मैं चाहता हूं कि न्यायालय आने वाले दिनों में जो निर्णय ले सबको मानना चाहिए। हम न्यायालय के फैसले के पक्ष में हैं। लेकिन अब वहीं हम दूसरे, अगर हम हरियाणा की बात कर लें तो हरियाणा में भी जिस तरीके से मामला चल रहा है, वहाँ का जो गृह मंत्री हैं, क्या उनको ये पता नहीं था कितना जो इंटेलिजेंस के मामले में अगर कहा जाए तो जो लापरवाही सामने आ रही है, जो कि बिल्कुल नूह जल रहा है, मेवात जल रहा है, वहाँ पे जो मामला जो भी कभी भी नहीं हुआ था, तो वहाँ का गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, क्या ये इन सारी चीज़ों से वो लोग अनभिज्ञ थे क्या? देखिए, चाहे वो सिर्फ हरियाणा का मामला ही नहीं, कहीं भी अगर इस तरह की घटनाएं हैं हो रही है, इसको अविलंब रोका जाना चाहिए। और वहाँ की सरकारों का ये राज्य धर्म बनता है कि तुरंत अविलंब इन तमाम मामलों में हस्तक्षेप करके और जनता के बीच सद्भाव बनाने की कोशिश करें। अच्छा सर, एक ईमानदारी से सवाल का आप जवाब दीजिएगा। चूँकि अब आप एनडीए का पार्ट बन गए, इसलिए हम जानते हैं कि आप अनकंफर्टेबल अपने आप को महसूस कर रहे हैं, कुछ नहीं बोल पाइएगा, लेकिन फिर भी ये मेरा भी कर्तव्य बनता है और आप भी, चूँकि आपको ऐसा नहीं है कि आप एनडीए का पार्ट बन गए हैं तो हमेशा बने रहेंगे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी रास्ता आता है। आज जिस तरीके से डबल इंजन की बात की जाती है, चाहे वो देश के गृह मंत्री अमित शाह जी करते हों या उनके राज्य के जो मुख्यमंत्री डबल इंजन की बार बार बात करते हों, ये 4 राज्य जल रहा है सर, क्या यही डबल इंजन की सरकार? तो एक ज़माने में कांग्रेस की भी हुकूमत हुआ करती थी। बिहार में भी भयावह घटना घटी, हजारों लोग मार दिए गए। मलियाना हुआ उत्तर प्रदेश में, अभी मुलायम जी की सरकार थी, सहारनपुर हुआ था, कई तरह की घटनाएं घटी है। इसके लिए सिर्फ एक पार्टी को जिम्मेवार नहीं ठहराया जा सकता। ये हम लोगों को इस पे बहस करने की ज़रूरत है, आखिर ये दंगे क्यों हो रहे हैं। देखिए, जो सांप्रदायिकता है, ये तमाम जो तथाकथित अपने आप को जो सेकुलर पार्टियां कहती है, ये हर जगह सांप्रदायिकता के सवाल पे कहीं ना कहीं समझौता करती है, अपने स्टैंड को क्लियर नहीं करती है। आप इस सवाल को थोड़ा माननीय नीतीश कुमार जी से पूछिए, 26 बरस रहे भाजपा के साथ, तो आज वो सेकुलर हो गए और हम लोग कम्युनलिज्म के पक्ष में खड़ा हो गए। अरे नीतीश जी, ठीक है, आपके ऊपर हमारा कोई आरोप नहीं है, आप आज भी बोलते रहते हैं श्रद्धेय अटल बिहारी जी, बार बार जब सुनिएगा, जब घेरेबंदी में आते हैं तो अटल जी का वो नाम लेते रहते हैं। तो अटल जी की आइडियोलॉजी और आज की बीजेपी की आइडियोलॉजी में कोई डिफरेंसेज है क्या? आइडियोलॉजी तो एक ही है, सवाल उसका नहीं है। देखिए, यहाँ पे हमारे देश के बंटवारे के बाद से ही यहाँ पे कभी भी सेकुलरिज्म का प्रश्न एक प्रश्न बना रहा है, और इस पे तमाम राजनीतिक दलों को अपने दलीय हितों से ऊपर उठ करके इस पर काम करने की ज़रूरत है। एक लंबे वैचारिक संघर्ष की ज़रूरत है, इस पे एक लंबे सैद्धांतिक काम करने की ज़रूरत है। हमारे देश का जो संघीय ढांचा है, हमारे देश की जो विविधतापूर्ण जो संस्कृति है, इस संस्कृति को लेकर चलने की ज़रूरत सबको है। लेकिन सर, आपने कांग्रेस की तुलना कर दी। ये सबको पता है कि कांग्रेस के समय में बहुत सारे ऐसे मतलब दंगे फसाद जो कुछ भी हुए, सरकार बदल गई, सिस्टम बदल गया, लोग बदल गए, एक जनरेशन बदल गया, तो क्या फिर वही चीज़ दोहराया जाएगा क्या? और आपने नीतीश कुमार की जो बात कहा, तो अभी एक हफ्ता पहले दरभंगा में भी मामला देखने को मिला था, बिहार शरीफ में भी देखने को मिला था, लेकिन उस पर तो उन्होंने कंट्रोल कर लिया। लेकिन ये मामला अभी मेवात की बात, अगर उसकी तुलना की जाए, कांग्रेस के समय की तुलना की जाए, तो क्या फिर इसको दोहराया जाता रहेगा क्या? देखिए, हम
किसी भी घटना की पुनरावृत्ति की बात नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हर सरकारों को राजधर्म निभाना चाहिए, चाहे वो नीतीश जी की सरकार हो या कहीं कांग्रेस की भी कई राज्यों में सरकारें हैं वहाँ भी, या कहीं बीजेपी की सरकार हो वहाँ भी सबको राजधर्म निभाना चाहिए, सबको लेकर कर चलना चाहिए, सामाजिक सद्भाव के सवाल पर मजबूत स्टैंड लेना चाहिए। आज एक तरह से बीजेपी मतलब ये कह रही है, बीजेपी के लोग कहते हैं, आईटी सेल कहता है कि मोदी जी अकेला चल रहे हैं, जबकि एक एनडीए गठबंधन आप लोगों का जो है उसमें लगभग 40 पार्टियां 38 पार्टियां हैं, और इधर इंडिया बना है, INDIA नया इंडिया बना है, इसमें लगभग 26 पार्टियां हैं। तो क्या लग रहा है कि आप लोगों का जो गठबंधन बना है, जिसमें बहुत सारे ऐसी पार्टियां हैं जिसमें किसी का सांसद नहीं है, विधायक नहीं है, कई सवाल उठ रहे हैं उसमें, तो क्या ये आने वाले समय में एक डर है खास करके एनडीए को कि हम लोग परास्त हो जाएंगे? क्या उस डर का नतीजा है क्या कि इतना बड़ा कुनबा लेके चल रहे हैं आप लोग? देखिए, पहली बात है कि सब लोग अपनी अपनी राजनीतिक गोलबंदी करना चाहते हैं। चुनाव नज़दीक है तो मान लो इंडिया वाले अपने हिसाब से कर रहे हैं। वो भी तो पहले इंडिया वाले एकताबद्ध नहीं थे, अब तो उसमें अरविंद केजरीवाल को लोगों ने शरीक किया। जो अरविंद केजरीवाल एक ज़माने में पूरे कांग्रेस को टारगेट करते थे, कांग्रेस के हर तरह के घोटाले को गिनाते रहते थे, अब तो उन्होंने भी सवालों पर चुप्पी साध। हाँ, एंटी कांग्रेस उनका चेहरा था। वो जिस आंदोलन के गर्भ से निकले थे आप सभी लोग जानते हैं। तो वो भी भाई इंडिया बना करके भी अपनी गोलबंदी कर रहे हैं, एनडीए भी अपनी गोलबंदी कर रहा है। तो ठीक है, दोनों गोलबंदी हो रही है, फैसला जनता को करना है। आरएलजेडी का बिहार में क्या होगा इस अगर 24 के चुनाव को देखा जाए या फिर 25 के चुनाव जो विधानसभा का होगा उसमें आप लोगों की भूमिका क्या होगी? देखिए, हमारी पार्टी लोकसभा में मजबूत हस्तक्षेप करेगी और बेहतर प्रदर्शन करेगी। मुझे उम्मीद है 2014 में भी माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी एनडीए के ही हिस्सा थे और 3 सीट उन्हें मिला था और तीनों सीट जीते थे। तो हमारा स्ट्राइक रेट अच्छा रहेगा, आप देखिएगा। मैं नहीं कह रहा हूं कि हमें कितनी सीट मिलेगी, सीट टू सीट अभी तो बात भी नहीं हुई है, लेकिन जो भी सीटें मिलेगी हम लोग निश्चित रूप से बेहतर प्रदर्शन करेंगे। कहा तो ये जा रहा है कि जिस महत्वाकांक्षा के साथ आप लोग एनडीए का पार्ट बने हैं अभी आरएलजेडी बना करके, और जिस सम्मान के साथ आप लोग गए थे वो सम्मान शायद नहीं मिल रहा है, इसमें कितनी सत्यता है? देखिए, सम्मान की ठेकेदारी कौन ले लिया है? हमारे नेता को जितना सम्मान पहले था उतना आज भी है। आज भी आरएलजेडी के नेताओं को सम्मान मिल रहा है। नीतीश जी से पूछे ना कि उनको कितना सम्मान मिल रहा है जहाँ गए हैं। वहाँ अभी ये इतने ही दिनों में असहज महसूस कर रहे हैं, आप कब वहाँ से हट जाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये बिहार के लोग आम तौर से ही कयास लगा रहे हैं। और पब्लिक में चले जाइए, थोड़ा नीतीश जी के बारे में छोड़ दीजिए, उनका जो अपना खुद का सोशल बेस है उस सोशल बेस में जाइए स्वतंत्र रूप से और पूछिए कि उनका सोशल बेस कहाँ खड़ा है। उनका खुद का सोशल बेस आज एनडीए के साथ खड़ा है, उनके साथ नहीं खड़ा है, बल्कि वहाँ जा करके अपना सोशल बेस तो गंवाए ही और साथ ही साथ उन्होंने तेजस्वी को भी नुकसान पहुँचा दिया है। बिल्कुल, ये रमेश सिंह कुशवाहा हैं चूँकि आरएलजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। सवाल किया है वो नेशनल लेवल पे किया है, चूँकि नई गठबंधन में इन लोगों की नई पारी के लिए ये तैयार हैं ये लोग। लेकिन अब ये देखना है कि जिस तरीके से आज एनडीए का ये पक्ष ले रहे हैं उस पक्ष में कहीं ना कहीं कई जगह ये असहज महसूस भी किए हैं। जिस तरीके से राष्ट्रव्यापी कई ऐसे मामले सामने आए, चाहे वो मणिपुर का मामला हो, हरियाणा का मामला हो, उत्तर प्रदेश का हो या मध्य प्रदेश का हो, इन सभी पे अब आने वाले समय में चुनाव में किस तरीके से ये लोग अपनी बातों को रख पाते हैं और किस तरीके से सरकार का समर्थन या उस एनडीए का समर्थन ये लोग कर करके और कई सीटों को जीतने का जो ये लोग बात कर रहे हैं उसमें कितना कामयाबी मिलता है। अब आप भी देखते रहिए और हम भी देखते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।